लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचे थे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना है। देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। और आप लोगों को ऑवबॉव प्रिंसिपल के हिसाब से मालूम ही है कि ऑवबॉव प्रिंसिपल में क्या रहता है, 4f जो है वो किसके किसके बीच में आ जाता है? जब 6d स्टार्ट होता है तो 7s और 6d के बीच में अपने को 4f में भी इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है, ठीक। अब ये किस हिसाब से, वो जो ऑबो प्रिंसिपल याद है, ये ऐसा वाला एक तो डायग्राम था 11th में। हाँ, तो वो वाले को देखोगे तो उससे और क्लियर हो जाता है। तो इसलिए देखना, कहाँ है बुक, उसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उसमें लेंथेनम 57, ठीक, जिसका जा रहा था कितना, ये तो उसमें है, ये तो 5D का एलिमेंट है। जैसे 5D में आप देखोगे तो 5D में क्या रहता है, 5D में जाना है तो 6s2 5d1। लेकिन इसके बाद में कौन है, लेंथेनम के बाद कौन है, एटॉमिक नंबर 58, सेरियम, ठीक। तो जहां ये सेरियम स्टार्ट हुआ वहां पे फिर अब डी में जाने के बजाय अब पहले 4f में जाना चालू होता है, ठीक। वैसे इसमें जो है ये 5f है, ठीक। तो ये क्योंकि इनकी गिनती मतलब इनका पोजीशन जो है वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के भी बीच में है, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है इन सब को हम लोग नाम देते हैं इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब शर्त क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो सिर्फ एफ ब्लॉक वाले, और आपको मालूम है एफ ब्लॉक किधर रहता है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे की जो दो लाइन है वो। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हुआ कुछ पूछेंगे इसमें अगर, तो वो है पहली चीज केमिस्ट्री, ठीक। इसमें केमिस्ट्री जो है वो बहुत सिंपल है बेटे, जितने भी लेंथेनाइड्स, सॉरी ऐसे नहीं लिखते उसको, जितने भी लेंथेनॉइड्स Ln, इन सब के लिए एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक। इसी तरीके से जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं उनके लिए भी, ठीक। अब कंडीशन क्या है, अगर ये +3 है और इसमें मैं आपको बोलूं कि चलो बेटा इसमें Cl- से रिएक्शन कराओ, यानी Cl- अब ऐसे तो नहीं आएगा, Cl- या सिंपली आप कैसे कर लो, अरे यार, मान लो आप लोगों को ऐसा X2 लिख करके देते, ठीक, ऐसे ही आएगा ना, Cl2 Br2 I2। इसमें आपको मिल क्या रहा है बेटे, X की जगह क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन जनरली नहीं होता क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अगर आ गया तो वो बॉन्ड को कोवेलेंट से स्ट्रांगली आयनिक बना देगा, कहानी वही खत्म है फिर तो। चलो, अब ये +3 है, इसके पास -1 है, +3 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए रहेगा, -3, और -3 का मतलब ये कितने की जरूरत पड़ेगी अपने को, 3 की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हेलोजिनेशन कराओगे तो ये बनेगा LnX3, डन। चलो इसका रिएक्शन अब करवा लो आप ऑक्सीजन से। आपको मालूम है ऑक्सीजन में ये कैसा रहता है बेटा, O-2, और क्लास 9th में जो पढ़े हैं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इधर देखो, ये है Ln+3, ये है क्या हुआ भाई, Ln2O3। अब कोई सा भी लेंथेनॉइड ले लो, अगर मान लो सीरियम के लिए पूछे तो आपको क्या करना है, सीरियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, सेरियम का ऑक्साइड बनेगा Ce2O3। आ रहा है समझ में, ठीक। चलो, अगर मान लो इसमें रिएक्शन करा रहे हो आप किससे, सल्फाइड, आप देखना उसमें H2S वगैरह दिया हुआ है, रिएक्शन बुक में देखोगे तो, हाँ वो वाला, ठीक। तो आपको मालूम है सल्फाइड का क्या रहता है भाई फॉर्मूला, S-2। तो जब O-2 में वो बना था तो ऑब्वियसली S-2 में भी वही बनेगा, +3 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, क्या बना, Ln2S3। इजी है, कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ है ही नहीं, ठीक। और अगर मान लो इनका रिएक्शन किसी माइल्ड एसिड से कराओगे तो हाइड्रोजन निकलता है,
किसी माइल्ड एसिड से रिएक्शन कराओगे तो वो H2 निकलता है। अब ये कैसा है, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि जितने भी कंपाउंड एसिडिक नेचर के होते हैं, सॉरी जितने भी मेटल्स होते हैं वो माइल्ड एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस निकालते हैं। और H2 गैस के लिए आप लोगों ने एक वर्ड लिखा था कि पॉप अप साउंड, दे बर्न विद पॉप साउंड। क्या होता है पॉप साउंड? कैसा? हाँ, पॉप साउंड मतलब वो जो गैस निकल रही है वहां पे बबल भले ना दिखे आपको, लेकिन उस गैस के पास अगर फ्लेम लेके जाओगे, ये है। हंसते हो तुम लोग पागल टाइप का। ठीक, तो ये है क्या? अरे सिंपल है ये है पॉप साउंड। तुम लोगों के लिए मेरे को उंगली झूठा करना पड़ता है। ये दो आए हैं। तो इसका अगर रिएक्शन माइल्ड एसिड से कराओगे तो वहां पे H2 गैस रिलीज होती है। अगर रिएक्शन विथ एसिड होगा तो H2 गैस रिलीज होगी, जो कि पॉप साउंड। याद करना भी क्या है भाई, जिस भी लेंथेनाइट के बारे में पूछेगा आपको ये याद रखना है कि वो +3 होता है। अब जिसके साथ भी रिएक्शन पूछे उसका देख लो चार्ज कितना था, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, प्रोडक्ट बनाओ। कोई बहुत भारी चीज है ही नहीं। इसमें एक चीज जो आपको याद करनी पड़ेगी वो ये उनका एटॉमिक नंबर, सॉरी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ आती है। ठीक, जैसे कि एटॉमिक नंबर 61 इंपॉर्टेंट है, 62 इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या मार्क कराया था मैंने, 58 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 91 इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल शायद 97 को भी टिक कराया था मैंने, 95 को टिक कराया था मैंने। हाँ, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो यूजुअली पूछ लेते हैं। ठीक, आप लोगों के उसमें इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके उसमें बहुत हुआ तो बस यही आएगा, और मतलब ये आता भी है स्टेट बोर्ड में। ठीक, इनर और हाँ अमेरिशियम। ठीक, अब नाम से ही पता चल रहा है वो कहाँ पे डिस्कवरी हुई होगी, अमेरिका में। ठीक, इनका नाम वैसे ही रहता है। वैसे ही देखो एटॉमिक नंबर कहाँ चला गया, ये नहीं, ये पुराना है। आइंस्टीनियम, क्योंकि उसको आइंस्टीन ने ढूंढा था, उनको ऑनर करते हुए दिया उसको आइंस्टीनियम नाम। क्योंकि वो लॉरेंस एंड सीबॉर्ग ग्रुप ने ढूंढा था, इसलिए उसका नाम लॉरेंसियम है। लॉरेंस विष्णु, हाँ कैलिफोर्निया, हाँ कैलिफोर्निया नहीं है। हाँ, ये इसमें ना बेटा ये जो ये है ना यूयूटी यूयूपी, तो ये जो यूयूपी है, अरे ये जो यूयूपी है 115 क्या है, अन पेंटियम 115, ये असल में अब ये यूयूपी नहीं है, अब इसकी जगह पे जो आया है वो है मॉस्कोवियम। हाँ, सिंबल है उसका ये। ठीक, तो मॉस्कोवियम, अरे ये जो है ये तो आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 2000 कब मॉस्को में बना नहीं था, मॉस्को में ढूंढा गया था। नहीं, यूरेनियम तो मैडम क्यूरी ने खुद से ही ढूंढा था, उसको नाम दिया था। और यूरेनियम ही वो चीज़ है जिसके कारण मैडम क्यूरी और मतलब उनका नाम था मैरी, MARY, तो मैडम मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड वो दोनों उसी यूरेनियम के कारण वो उनको ब्लड कैंसर हुआ था और उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है ना। ऐसे ही आप लोगों को मालूम होगा रेडियम जो है, ये रेडियम टेप नहीं, जो असली रेडियम है उसमें रेडियो एक्टिविटी के कारण उसमें भी कैंसर होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करते हैं, सिर्फ फट करके हीट ही जनरेट नहीं करते, वो जो जितनी न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ते हैं, बम तो फट के ख़त्म हो गया, उसके बाद 15-15, 20-20 साल तक के उसका साइड इफेक्ट चल रहा है उस रेडिएशन के कारण। बच्चे लोग जो पैदा हो रहे हैं उनके हाथ नहीं बन रहे, कान नहीं बन रहे, हाफ बॉडी मतलब एक हाथ नहीं बन रहा, अगर पैदा हो भी रहे तो मेंटली रिटार्डेड, जीभ बाहर लटकी हुई, मंगोलिज्म डिसऑर्डर के साथ। मंगोलिज्म डिसऑर्डर क्या है? नहीं, मंगोलियन डिसऑर्डर और कौन है बायो वाला? जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मंगोलियन डिसऑर्डर।
एक एक टाइप का सिंड्रोम है। अरे आप लोगों ने ना ऐसे देखा भी होगा, कुछ एक टाइप के बच्चे होते हैं ना जो थोड़े अलग, मतलब उनका फेस फ्रेम एक जैसा ही होता है, आंखें बड़ी गोल गोल, जीभ लटकता सा। मतलब ये बच्चे भले अलग अलग कॉलोनी में हो लेकिन इनके चेहरे एक जैसे दिखते हैं। हाँ हाँ, तो वो उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल एक फेस फ्रेम में दिखता है, तो वो मंगोलियन डिसऑर्डर है। ऐसी एक देखा होगा कि हाइट कम रहती है, फेस नॉर्मल रहता है, लेकिन उनकी उंगलियां ऐसी नहीं रहती, उनकी उंगली छोटी छोटी और ऐसे, क्या बोलना चाहिए उसको, फ्लफी टाइप का रहता है, एकदम मांस टाइप का भरा हो जैसे, वैसा। तो वो भी एक सिंड्रोम है। वो बच्चे इतने इतने साइज के रहते हैं, मतलब 18 साल जी जाए तो बहुत है वो। ये हाल ही में एक हमारी कॉलोनी में था लड़का, वो लड़का मतलब पढ़ने में इतना शार्प, एनआईटी रायपुर से वो ग्रेजुएट है, हाँ इंजीनियरिंग में, और उसका शायद एक पेटेंट भी प्रोसीजर में था, लेकिन वो डिसऑर्डर का शिकार था। उसकी हाइट इस बेंच से हार्डली इतनी होगी, तो वो रिसेंटली ख़त्म हुआ है 2-2.5 महीने पहले। चलो वापस आते हैं मुद्दे पे। ठीक, तो वो जितने जितने मार्क कराए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट। इस चैप्टर में इससे बढ़कर और कुछ नहीं रखा है। आ गया समझ? ठीक, अब एक बार के लिए थोड़ा सा पलट के देख लो, कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं वो हुआ नहीं, वो बचा है अभी। कुछ पूछना है या हम लोग ये तो पढ़ाया है भाई, इसको मैंने ऐसा पैराग्राफ में नहीं, इसको मैंने ऐसा ऐसा करके पढ़ाया था ना बेटे आप लोगों। ओ, इसलिए तुमको नहीं अगर आप लोगों का कुछ नहीं पूछने का हो तो फिर हम लोग, अच्छा इस ये जो ऐसे टेबल दिया हुआ है इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि वाई स्कैंडियम +3 इज कलरलेस वाइल वेरिडियम +4, या फिर टाइटेनियम +3 इज कलर्ड। रीजन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। इस पूरे चैप्टर में जितने भी आप लोगों के पास रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, मेजॉरिटी का सिर्फ एक ही आंसर है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, और उसके आंसर का ढांचा भी मैंने लिखवा दिया है, उसको रट लो। हाँ, और मैं तो बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये याद नहीं आ रहा है कि उसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो भी आपके पास ऑप्शन है, जो हड्डी वो मतलब जो ढांचा लिखवाया है मैंने उसमें एक जगह पे है ना कि हैज़ इतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उस हैज़ के बाद वो उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हटा दो, सिर्फ लिखो कि हैज़ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, बस। नंबर कहीं नहीं जा रहे, नंबर पक्का आप ही के पास रहेंगे। डन। चलो अब हम लोगों को देखना है इस चैप्टर से जो लास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें से क्वेश्चन पक्के से रहता ही रहता है, वो है, एक तो है K2Cr2O7 और एक है KMnO4। और मैं इन दोनों को भी पूरा पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में ये कितना आएगा। ठीक, पहली चीज इनका क्वेश्चन आना तो फिक्स है। इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 2 ही चीजें पूछते हैं, ना इसका रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, ना इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। जो 2 चीजें पूछी जाती हैं वो तो है, पहला सिंथेसिस, दूसरी चीज जो पूछी जाएगी वो है चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, या एसिडिक या चेंज ऑफ नेचर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को स्कूल में भी यही वाला ही मैडम ने बताया होगा, इसका H+ और OH-। उन्होंने तो पूरा इक्वेशन बहुत सारा बताया है, लेकिन मैंने सिर्फ उतना बताया जो जनरली आता ही है। चलो अब पहले देखो भाई सिंथेसिस, बुक में देखो 3 स्टेप में K2Cr2O7 का सिंथेसिस खत्म है। अब इसका सिंथेसिस और किस नाम से आता है, इसमें देखना कहाँ गया, नहीं वो तो ठीक है, ये ना बहुत थोड़ा सा लेंदी है, इसका शॉर्ट वाला मेरे पास है। आज घर जाके मेरे को एक बार मैसेज कर देना। तो ये इतना लेंदी जो है वो उतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस वाले में सिर्फ
उसमें 3 छोटे छोटे स्टेप में दिया हुआ है, वो पढ़ना और याद करना दोनों आसान है। हाँ जी, तो वो 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कहानी चालू होती है किधर, FeCr2O4 और इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं Na2CO3, फिर वो भी कितना 7/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इसमें 7 है लेकिन वो जो है ये 7/2 चलता है। कोई बात नहीं भाई, ये लो, अगर आपको 7, अगर यहाँ पे 7 लिए हैं तो उस साइड में कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड हुआ होगा, हाँ, इसीलिए बस। ठीक, अब इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सोडियम के साथ में CrO4 आ जाता है। ठीक, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बनेगा NaCrO4। सेकेंड स्टेप में यही चीज़ जो है इसके साथ रिएक्शन करने कौन आता है, 2H+। ये उतने डेप्थ में पढ़ाने से बहुतों को नहीं आने वाला, तो इसलिए सिंपली 3 स्टेप में इसको रखेंगे। रुक जाओ, मेरे पास है, मैं तुम लोगों को इसको ये कर देता हूँ। जी सर, पहले मैं देख लूँ। हाँ, ये 3 स्टेप, चलो इसको मैं लिखा देता हूँ। अरे लिख लो लिख लो, इसको जल्दी लिखो। मैं जो 3 स्टेप लिखा रहा हूँ वो 3 लाइनर, मतलब 3 सिंगल लाइन, क्या 3 वन लाइनर स्टेटमेंट में खत्म है। पहला लिखिएगा, क्रोमेट ओर इज फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट। क्रोमेट ओर इज फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट। क्रोमेट ओर ये है, क्रोमेट ओर इज फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें अपन इसको 2 ले रहे हैं। बुक में जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें 4 लिया हुआ है। Cr2O4, 4Na2O3, और इसमें फिर आप लोगों को चाहिए 7/2 O2, और आपके पास बनता है चलो ये एक प्रोडक्ट है आपके पास Fe2O3 और 4CO2 और 4Na2CrO4। ये जो चीज़ बन के तैयार हुई है ये है सोडियम क्रोमेट। ठीक, अगले स्टेप में ये जो सोडियम क्रोमेट है Na2CrO4, अब इसकी बारी है रिएक्शन करने की। प्लस ट्वाइस ऑफ H+, ये आया कहाँ से है, ये आया है कंसंट्रेटेड H2SO4 से।
Na2Cr2O7 प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस। अच्छा, वो जो Na प्लस है वो यहाँ से SO4 जो -2 रहेगा उसके साथ मिलके क्या बनाएगा, Na2SO4, ठीक, सोडियम सल्फेट, और साथ में आपको ये बाई प्रोडक्ट दे करके जा रहा है ट्वाइस H2O। अब ये जो चीज़ बन करके तैयार हुई है, अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की बारी इसकी, Na2Cr2O7। अब इसका हम लोगों को ये हटाना है, इसकी जगह पे आयरन बिठाना है। तो इसके लिए आप लोगों को, सॉरी आयरन बिठाना बोलता हूँ, पोटेशियम बिठाना है। इसके साथ अपने को रिएक्शन कराना है प्लस ट्वाइस KCl। ये देगा आपको K2Cr2O7 along with twice NaCl। हाँ, बैलेंस ही तो है ये। ओ, उस वाले बैलेंसिंग में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आप सिंपली क्या चला, वो एसिडिक मीडियम, वो रेडॉक्स रिएक्शन जो पिछले साल सीखे हैं वही वाला ही है। अब देखो सिंथेसिस के लिए आपकी बुक में सीधा सीधा वो जो दिया हुआ है शॉर्ट में, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं। इसमें 3 स्टेप में कहानी खत्म है। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए भी है, याद रखना, क्योंकि आप लोग इसमें एक्सरसाइज में देखोगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ विल यू फॉर्म या हाउ विल यू सिंथेसाइज K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमेट ओर एंड KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। ये एक क्वेश्चन है उसमें, ठीक। तो अब इसमें ये अब बहुत इजीली दिख रहा है आप लोगों को। देखो ट्रेंड याद रखना बहुत आसान, FeCr2O4 में ये जो है पहले ये रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, Na2Cr2O4, ठीक। जब, अच्छा अब इसमें भी क्या चल रही है कहानी, ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ऑक्सीजन +4 से हो गया +7, डन। चलो अब ऑक्सीजन +4 से +7 हो जाने का मतलब है क्रोमियम का क्या हुआ, देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, चेक करो तो यहाँ पे देख लो 2 क्रोमियम Cr2O4 और कितना आ रहा है फिर चार्ज, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। आयरन यहाँ पे +3, 4 ऑक्सीजन से कितना हो गया -8, एक मिनट, ये +2, ये हो गया -8, ये हो गया +2, कितने का डिफरेंस, -6। डिफरेंस तो -6 है, यानी -6 को बैलेंस करने के लिए ये 2 क्रोमियम मिलके कितना देंगे, +6। 2 क्रोमियम मिलके +6, यानी 1 क्रोमियम का कितना, +3। वहां पे चेक करो कितना आ रहा है, हाँ इसका तो हो गया है -8, 2 सोडियम का तो हो गया कितना, +2। अब यहाँ पे +2 है, वहाँ -8 है, टोटल 0 मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6 की ज़रूरत है। यानी यहाँ जो इकलौता क्रोमियम है ये कैसा है, +6। देख लो भाई क्रोमियम कहाँ से कहाँ चला गया, जो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो +6 ही था, अभी अभी देखे हम लोग, यहाँ से अब यहाँ आया तो क्या हो गया, ये है +2, ये है माइनस में 14, -14 +2, यानी हम लोगों को -14 को बैलेंस करने के लिए प्लस में 14 चाहिए, +14 में से +2 इसने दिया, यानी +12 ये दे रहा है। तो 2 क्रोमियम मिलके +12, यानी 1 क्रोमियम का कितना, यानी यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ऑक्सीडेशन ही है, क्यों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर क्या हुआ, अब यहां पर तो कोई चेंज है ही नहीं, यहां पे +6 है, यहां पे भी +6 है, और ये सिंपल क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये 3 स्टेप याद कर लो, बहुत आसानी से ये याद रहेगा। बस यही 3 स्टेप लिखो, खत्म। और उसका पैराग्राफ याद करके कभी नहीं जाना, ये तो दिख ही रहा है। अगर आप लोगों को मान लो इसका नाम याद नहीं भी आता है ना, तो वो क्वेश्चन देकर के स्ट्राइक कर जाएगा कि ये चीज़ क्रोमेट और थी या आयरन क्रोमेट था, ठीक।
अगर याद आ जाए तो ठीक, नहीं याद आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी को लिख दो। व्हेन FeCr2O4 इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट, नाम याद नहीं आ रहा, सोडियम कार्बोनेट भूल जाओ, Na2CO3 along with 7/2 H2O molecule, sorry O2 molecules, it forms Na2CrO4 and Fe2O3 and CO2 as byproducts. When ये reacts with H प्लस, और ये H प्लस कहाँ से आ रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड। अच्छा, यहाँ पे बेटे आपके पास दो ऑप्शन है, ये भी है और कंसंट्रेटेड HCl भी है, ठीक। HCl चाहिए रहेगा तो दो, और ये चाहिए रहेगा तो एक में काम चल जाएगा। इसके प्रेजेंस में काम हुआ तो क्या बना? Na2Cr2O7। जब इसका रिएक्शन करवा लिए KCl से तो बन गया ये क्वेश्चन पक्के से रहता है। दूसरा क्वेश्चन कि एसिडिक बेसिक मीडियम में क्या चेंज हुआ, आपकी बुक इधर पलटो, ये बस यूज होते हैं एज क्या बोलना चाहिए, इंडिकेटर, तो वो तो आपको मालूम ही है, ठीक। K2Cr2O7 का एक और काम है, इसको हम लोग ग्लासवेयर से वॉश करने के लिए जो क्रोमिक एसिड है वो बनाने के लिए भी, ठीक। स्कूल में बना होगा, देखा होगा शायद, बड़े टब में ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन जिसमें ग्लासवेयर्स रखते हैं, केमिस्ट्री नहीं, बायो, कोई बात नहीं, जितने भी बायो में ग्लासवेयर्स है उनको उससे वॉश करना रहता है। चलो ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसका चेंज कैसे आ रहा है। इसके लिए दो इक्वेशन ध्यान देने आप लोगों को, इस साइड ये इसमें जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में, बताओ उसको, एक मिनट, 2CrO4 2 माइनस 2H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H2O। अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आप मीडियम कैसा रख रहे हो? एसिडिक। H प्लस मतलब एसिडिक। चेक करो तो भैया इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है? -8। -8 में क्या जोड़ोगे तो ये 2 माइनस बचेगा, यहां पे पक्का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो हुआ नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन तो पक्के से हो गया, ठीक। तो अब इस ऑक्सीडेशन के कारण क्या हुआ, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन वाला जो लॉजिक था, +6 का मतलब अब इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट शेल में थे, लेकिन ये जो ऑक्सीजन आ चुका है, इस ऑक्सीजन ने अपने साथ लोन पेयर लेकर के आया होगा, ऑब्वियस सी चीज है। तो ये ऑक्सीडेशन जो है, उस ऑक्सीडेशन के कारण इस रेडिकल के पास डी ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा जो आया वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, आपको मालूम है, जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा, या सिंपली जितने ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा लाइट का रिफ्रैक्शन और उतना ही इंटेंस कलर। इसलिए जो CrO4 है ये होता है लाइट येलो कलर्ड, जबकि ये वाला आयन जो है ये होता है ऑरेंज कलर्ड, ठीक। ये एसिडिक मीडियम में इस पे क्या इफेक्ट आया वो। अब बेसिक मीडियम वाला बताओ। Cr2O7 2 माइनस प्लस 2OH माइनस गिव्स है, एक ठो बोलो, 2CrO4 2 माइनस और कुछ प्लस H2O। अब ये हो गया है बेसिक मीडियम में OH माइनस के कारण। चेक करो तो भैया, यहां पर तो ये +6 में है, यहां पे भी ये पक्का, ठीक। यानी अगेन +6 मतलब क्रोमियम का तो क्या बेटा, कौन दो, कोई बात नहीं, गुड क्वेश्चन।
4 ऑक्सीजन कितना हुआ, -8। -8 में क्या जोड़ूंगा तो -2 बचेगा, +6। और एक ही क्रोमियम है ना, तो यानी ये +6 पूरा पूरा किसका है, एक ही क्रोमियम का। लेकिन यहां पे क्या था, 7 ऑक्सीजन यानी कि कितना, -14। -14 में क्या ऐड करेंगे तो -2 बचेगा, +12। अब +12 को कौन लेके आ रहा है, 2 क्रोमियम, यानी एक एक के हिस्से में कितने आ रहा है, +6। अब क्लियर है। चलो इसमें देखो बेटा, अब इसमें भी जो क्रोमियम है वो तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन में ही है, ठीक। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 7 थे और वहाँ उसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन झेला है, यानी कि क्रोमियम का जो डी ऑर्बिटल है वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ के गया है। अगर ऑक्सीजन गया है तो वो अपने साथ लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी लेके गया था, लॉजिक है। उसके कारण क्या हुआ, ये था कैसा, ऑरेंज कलर्ड, लेकिन ये हो गया कैसा, लाइट येलो कलर्ड, ठीक। तो ये चीज आता है कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इनका चेंज ऑफ कलर या चेंज इन, क्या बोलना चाहिए उसको, बिहेवियर कैसा आता है। चेंज इन कलर तो पक्के से आता ही है। अच्छा, इसको एक और तरीके से पूछ सकते हैं, अगर पूछा जाए, मतलब पूछा जाना चाहे कि बेसिक मीडियम में उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये चीज और कैसे पूछी जा सकती है कि रिडक्शन ऑफ Cr2O7 यानी कि डाइक्रोमेट आयन विल रिजल्ट इन, या राइट अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन। हाँ मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं। ये कंसंट्रेटेड ही है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। तो इसको करके देख भी सकते हो। जैसे इस साल आप लोगों को जो सबसे पहले वो हो गया था ना पीडीएफ, तो उसमें देखना आयरन जो है, आयरन वाले टेस्ट में उसमें लिखा होगा कि जो कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेट पहले बॉयल कर रहे हैं, उसके बाद उसमें K4FeCN6 मिला रहे हैं तो चॉकलेटी ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक। सॉरी, हाँ ये वाला भी है। और एक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल रहे हैं तो वॉयलेट, इंटेंस वॉयलेट कलर आ रहा है, ऐसा वाला एक टेस्ट होगा उसमें। तो उसमें क्या है, Fe+HCl डालने का रीज़न क्या है, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो आयरन था, भले आप FeCl3 लेके चल रहे थे, रिएक्शन के दौरान वो Fe+2 हो गया होगा, तो हम लोग Fe+2 का टेस्ट करना उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब आप इसको कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में बॉयल करोगे तो ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा किस में। और हम लोग जो भी टेस्ट करते हैं इसका करते हैं, इसका टेस्ट मारना इजी है। डन। चलो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों का हो गया। इस वाले में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में आया कि राइट अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ CrO4-2, तो आपको इसी को चेप देना है। डन। सेम काम आप KMnO4 के लिए कीजिए। अब KMnO4, इसमें तो क्रोमेट और चल रहा था, उसमें अपने काम का क्या चीज है, पायरुलोसाइट और, ठीक। ये पायरुलोसाइट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों के उसमें देखना है, ये क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में, ठीक। पायरुलोसाइट और से उसको फॉर्म करना है, तो एक बार के लिए उसको देख लो। हाँ जी, पायरुलोसाइट और, एक मिनट मैं उसका सिंथेसिस का शॉर्टकट लिखा देता हूँ। ये मिल गया, क्या चीज, हाँ बिल्कुल आसान है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सब आसान है। अच्छा, ये जो पायरुलोसाइट है वो क्या है, अलग से कुछ नहीं, वो MnO2 को ही बोलते हैं पायरुलोसाइट। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। चलो इस वाले को भी लिखा ही देता हूं मैं आप लोगों को, ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 gives
ट्वाइस K2MnO4 प्लस ट्वाइस H2O। अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। थ्राइस MnO4 -2 प्लस 4H प्लस गिव्स ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस ट्वाइस H2O। अब कंडीशन क्या है भाई, इसको देखो, ये जो K2MnO4 है, इसमें अगर ये K2 का मतलब एक पोटेशियम का कितना रहता है K प्लस, तो ये दोनों पोटेशियम अगर हट जाएगा तो क्या बनेगा, MnO4 -2 ही बचेगा ना। अरे सिंपल सी चीज़ है भाई, इतने से का कंट्रीब्यूशन तो -2 होगा क्योंकि इतने का कंट्रीब्यूशन +2 है। ठीक, तो ये वाला जो है ये यही है। अब लिखते टाइम याद करो भाई, यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे H+ कौन लेके आएगा, कंसंट्रेटेड एसिड। क्यों और कैसे मालूम चल रहा है देख लो, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसमें, कहां चला गया, बस अब बोर्ड भी हैक हो गया है क्या। हाँ जी, देखो 4 ऑक्सीजन से कितना हुआ -8, -8 में क्या जोड़ोगे तो -2 बचेगा। यहां चेक करो, -8 में क्या जोड़ूंगा तो -1 बचेगा, +7, और +6 से +7 जाने का मतलब क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग वैसे भी कौन सा यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये H+ 4H+ किधर से आया, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HSO4, कंसंट्रेटेड HNO3, तीनों में से कोई भी एक के साथ बॉयल करोगे तो यही बनेगा। ठीक, और बॉयल किसको करना है असल में, K2MnO4 को। डन। चलो अब ये जो MnO2 बन के तैयार हुआ है इसी का नाम है पायरुलोसाइट। लिखिए जल्दी से इसके बाद की कहानी। क्या जी, ये अच्छी बात है बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी क्लास से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकले जो बस एनुअल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम क्यों, अभी मॉडल एग्जाम में ही फोड़ दें। क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट अगर आप लोग जानबूझ के ख़राब करते हो, मैनेजमेंट तो यही मानती है ना कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग रिजल्ट अच्छा करेंगे तो आप लोगों के बहाने मैं भी थोड़ा सिर उठा के चलूँगा स्कूल में, समझ रहे हैं। हाँ
हाँ सी में तो है। अगर मान लो आप लोगों से ये क्वेश्चन आए कि राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ KMnO4। अब ये जो MnO4 माइनस है, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए आप कितना लेके आओगे, एक K प्लस। तो ये असल में क्या बन के तैयार हुआ है, ये KMnO4 ही है। तो एक जो क्वेश्चन है ना कि राइट अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ या राइट अबाउट द सिंथेसिस ऑफ KMnO4 बाय यूजिंग पायरुलोसाइट, तो ये भैया आपका पायरुलोसाइट है। काम का आपके असली में ये दोनों ही है, क्योंकि पायरुलोसाइट से ही आप ये बनाए, उसी में फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा के ये बनाए, और यही क्या है आपका KMnO4। इसलिए एल्कलाइन सॉल्यूशन जो ले रहे हैं वो क्या है, एक्वस KOH। एल्कलाइन सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा है, तो ये ऐसे बना। तो पायरुलोसाइट वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर ये दोनों भी लिख के आ रहे हो तो भी काम चल जाएगा। हाँ, क्योंकि वही चीज़ पूछते हैं। लेबोरेटरी मेथड बहुत रियली, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी देखा हो मैंने। कंपार्टमेंट एग्जाम होगा जो सप्लीमेंट्री वाला, उसमें आता है लेबोरेटरी मेथड। क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या चीज़ है, कंपार्टमेंट एग्जाम मतलब खाना पूर्ति है, वो CBSE की एक्स्ट्रा कमाई है। कंपार्टमेंट में बैठो, लिखो, थोड़ा मोड़ा पास तो हो ही जाओगे, CBSE कर देगी। वो तो फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि बहुत अनाप शनाप लिखा गया था उसमें। हाँ जी।